चलो बच्चों, आज अपन नया लेसन पढ़ते हैं। देखिए कौन सा है, सर्कुलर मोशन। अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के बारे में चर्चा करी थी, जिसके अंदर अपन ने 1D के बारे में स्टडी कर ली थी, 2D के बारे में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी कर ली, एनएलएम के बारे में स्टडी कर ली थी एंड रिलेटिव मोशन के बारे में भी अपन ने देख लिया था। इतना कुछ पढ़ लिया। इसके बाद हम चले हैं अगले टॉपिक में, सर्कुलर मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा भी है अगर आप इसके कंसेप्ट को समझते हो तो। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आता है एक नया टॉपिक स्टार्ट करते ही, वो ये आता है कि सर ये है क्या, सर्कुलर मोशन क्या होती है। फिर दूसरी चीज ये आती है कि इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो मैं पहले दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं क्या स्टडी हम इसमें करने वाले हैं और क्या क्या कंटेंट्स स्टडी करेंगे। तो सर्कुलर मोशन जब आप पढ़ोगे तो एक बात आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इसमें छोटी छोटी परिभाषाएं आएगी। और पहली परिभाषा क्या पूछी जाएगी अपने को, कोणीय विस्थापन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है वो किसी एंगल पे चलने वाला है। अभी तक हम लोगों ने विस्थापन पढ़ा था और वो विस्थापन कौन सा था, रेखीय विस्थापन था। यानी पार्टिकल एक सीधी रेखा में क्या कर रहा था, गति कर रहा था। अब वो किस में गति करेगा, किसी एंगल के ऊपर गति करेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, कोणीय विस्थापन पड़ेगा। दूसरी जो हम पढ़ेंगे इसके बाद वो पढ़ेंगे कोणीय वेग के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं पहले कंटेंट लिखा रहा हूं कि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। कोणीय वेग में भी हम सारी चीजें देखेंगे बच्चों। ताक्षणिक कोणीय वेग क्या होता है, सम्मान क्या होता है, असम्मान कोणीय वेग क्या होता है, इनका मीनिंग क्या क्या निकलता है। इसके साथ औसत के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि औसत क्या होता है, और इसके साथ हम सापेक्ष के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद जो अगला कंटेंट आएगा वो होगा कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है, और कोणीय त्वरण में भी ये सेम पोजीशन वाली सिचुएशंस आएगी जो यहां पढ़ी है वो की वही किस में आएगी, कोणीय त्वरण के अंदर हम स्टडी करने वाले। ये पढ़ने के बाद हमारा बेसिक जो क्राइटेरिया है वो क्लियर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ एक चीज और स्टडी करेंगे कि कोणीय और रेखीय में संबंध क्या होता है। जो अगला कंटेंट हम पढ़ेंगे वो सभी के अंदर साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा मैं कि कोणीय व रेखीय विस्थापन, वेग और त्वरण, इनमें रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद हम चलेंगे कि वर्तीय गति क्या होती है, इसके ऊपर स्टडी करेंगे। तो वर्तीय गति का जो कंटेंट चालू होगा, इस कंटेंट में हम दो तरह की वर्तीय गति स्टडी करेंगे। एक समान वर्तीय गति क्या होती है, एक समान और असमान वर्तीय गति के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। असमान वर्तीय गति के बारे में अध्ययन करेंगे और यहीं पर हम सीखेंगे कि अभिकेंद्रीय बल और त्वरण क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल और त्वरण होता क्या है, ये क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, इनके क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। तो बेसिक लेवल पर हम इतनी स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद में बच्चों 5 कंटेंट आपने ये देख लिए। इसके बाद जो 6 नंबर पर हमारे पास आएगा वो आएगा पेंडुलम के अंदर। पेंडुलम के अंदर हम क्या पढ़ने वाले, पेंडुलम कैसे गति करेगा, वर्तीय गति क्या कैसे करेगा। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे अपकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल की डेफिनेशंस कैसे काम करती है, क्या है ये, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल में, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल में वर्तीय गति, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल में वर्तीय गति, ये स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम टेंशन निकालना भी सीखेंगे, अलग अलग कैसे तनाव निकाला जाता है, वेलोसिटी क्या होती है, त्वरण क्या होता है, ये सारी कंटेनों का हम यहाँ पर चल के विस्तारित तो वहां देख लेंगे हम लोग कि कैसे कैसे करना है। इसके बाद जो 8 नंबर का कंटेंट आएगा वो आएगा सड़क पर गति, सड़क पर गति।
सड़क कैसी होनी चाहिए, सर्क्यूलर, वर्तीय सड़क प्रगति के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कई बार सड़क ने खुद जो है एक सिरे से उठी हुई होगी, कई बार समतल वर्ताकार सड़क होगी, इनके बारे में पढ़ेंगे, जहां पर गाड़ियां पलटी वगैरह कैसे खाती है, क्या सिस्टम यहाँ काम करता है। और इसके बाद जो कंटेंट हमारा लास्ट आएगा वो होगा क्वेश्चंस, अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल के, हाई लेवल पर के क्वेश्चन भी अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको 8 पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि इसके अंदर हम पढ़ने वाले क्या क्या है। तो दोबारा आप इसके कंटेंट को देख लीजिए। सबसे पहले आप बहुत छोटी सी परिभाषा पढ़ोगे, कोणीय विस्थापन, जिसको आप थीटा से डिनोट करते हो। फिर आता है कोणीय वेग, जिसको आप ओमेगा से डिनोट करोगे। फिर कोणीय त्वरण, जिसको अल्फा से डिनोट करोगे। इसके बाद कोणीय त्वरण, कोणीय जो राशियां आपकी आई है, विस्थापन, वेग और त्वरण, और रेखीय विस्थापन और वेग और त्वरण में संबंध क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लोगे। इसके बाद एक समान और असमान वर्तीय गति और अभिकेंद्रीय बल की परिभाषाएं यहाँ पर क्लियर करी हुई जाएगी। डायरेक्शन कैसे होती है, अभिकेंद्रीय त्वरण कैसे काम करता है, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसके बाद जो अगला कंटेंट हमारा आएगा वो पेंडुलम को लेकर क्वेश्चन उठाएंगे अपन और अभिकेंद्रीय बल के बारे में पूछेंगे। इससे आगे हम चलेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्व तल में वर्तीय गतियां कैसे होती है, कैसे कैसे इनके क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी डिटेल से स्टडी हम यहाँ कर लेंगे। फिर सड़क पर गति पढ़ेंगे हम, तो सड़क के कई प्रकार की गतियां आती है, वो सारी स्टडी हम यहाँ पर कर लेंगे बच्चों। और फिर 9th नंबर पर आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये 8 जो इसके पैरामीटर्स हैं ये याद रहने चाहिए कि कौन सा जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हर बार हमारे साथ ऐसा होना चाहिए कि हमें उसके पैरामीटरों का तो पता हो कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला जो हमारा पैरामीटर हमने लिया है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, देखो मैं छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको कि सर्कुलर मोशन कैसी होती है। ये देखिए, इस तरह से कोई गेंद है वगैरह है या जो वर्त के अंदर घूम रही है, तो ये मोशन कौन सी हो रही है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रही है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसको लेकर कि सर ये सर्कुलर मोशन क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, ये सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है पार्टिकल, ऐसा क्या किया इसने। तो इन सभी क्वेश्चनों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, ये देखिए सारा इस तरह से सर्कुलर मोशन होती है। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, अपन चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। सबसे पहला बिंदु जो हमने देखा है वो क्या देखा है, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा है कोणीय विस्थापन। पहला पॉइंट देखा है कोणीय विस्थापन को देखा हमने। कोणीय विस्थापन क्या होता है, आराम से आप एक एक चीजों को करके पढ़िए। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन क्या होता है। तो असल में कोणीय विस्थापन जो होता है ये भी एक रेखीय विस्थापन की तरह ही है, बस फर्क इतना सा है कि ये किसी पर्टिकुलर अक्ष के सापेक्ष बनने वाला है, जबकि वो जो मामला था वो सारा का सारा स्ट्रेट लाइन के अंदर हो रहा था रेखीय विस्थापन। हर एक टॉपिक, जैसे मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाई, तो काइनेमेटिक्स में हमने कुछ फिक्स पैरामीटर्स लिए थे, जैसे स्थिति, विस्थापन, दूरी, वेग, चाल, त्वरण। इसी तरह से यहां पर भी पैरामीटर्स हैं हमारे, और वो पैरामीटर्स कौन से हैं, जैसे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, इसके अलावा विकेंद्रीय त्वरण, अपकेंद्रीय त्वरण, तनाव जो बल निकालते हैं, वेग वगैरह के बारे में भी हम देखेंगे। लीनियर क्या होता है, एंगुलर क्या होता है, ये जो कंटेंट है इन्हीं की स्टडी करनी है। क्वेश्चन वैसे ही आने हैं, अलग से कुछ नहीं है कि कोई टॉपिक दूसरा उठ के आ गया। अब मैं आपको एक बात सुनाता हूं सबसे पहले, कि जैसे हमने एक बात पढ़ी थी कि वेग जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण से इसके पास दो चीजें होती है, एक परिमाण होता है और एक दिशा होती है। तो हमें क्या करना है, अगर सर्कुलर मोशन पढ़नी है बिना परिमाण बदले, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा वेग की दिशा के लंबवत एक बल लगाना पड़ेगा। इसी के कारण से ये बॉडी जो होगी वो किसके अंदर घूमेगी, एक सर्किल के अंदर घूम सकती है। अगर आपने त्वरण या बल ऐसा भी लगा दिया जो किसको बदल रहा है, परिमाण को भी बदल रहा है, तो क्या होगा, कैसे होगा, ये तो बात की चर्चा है। फिलहाल आप इतना सा ध्यान रखो कि अगर वेग के लंबवत आपने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, जैसे सपोज कीजिए यहां पे देखिए, आप हमने कहा कि ये कोई बॉडी थी आपकी, ये कोई बॉडी है, और अगर ये v रफ्तार से इस साइड में जा रही है, तो आपने इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई कर दिया,
हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा इस तरह से और ये एक सर्किल के अंदर इसको घुमा देगा। अब इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या हो सकता है, तो बाद की बातें हैं। फिलहाल आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आनी चाहिए कि कोई वस्तु ऐसे जा रही है और इसको लंबवत, जैसे मान लो यू मूव कर रही थी, वस्तु इस साइड में जा रही थी और परपेंडिकुलर आपने कोई फोर्स लगा दिया तो ये बॉडी इस तरह से एक सर्किल के अंदर रोटेट कर जाएगी। अब इस चीज के अंदर जो हमें पढ़ना है वो कंटेन ये आ रहा है कि हम स्टडी किस बात की करेंगे, तो वो देख लीजिए आप। सबसे पहला कंटेन हमने लिया है वो ये लिया है कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। तो आप बचपन से ये चीज देखते आ रहे हो कि जब भी हमें कोई एंगल बनाना होता है तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट बनाते हैं। जैसे मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ कर ली और फिर मैं कहता हूं कि कोई बॉडी इस तरह से घूम गई हो, एक सर्किल के अंदर घूम गई हो, ठीक है। चाहो तो इसे और छोटा बना सकते हो आप लोग, इस तरह से देख लीजिए आप, ये लीजिए और ये आपने क्या कर लिया, एक सर्किल के अंदर इस बॉडी को घुमा दिया तो ये क्या बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। इसकी इनिशियल पोजीशन मान लो सपोज दैट आपने ये ले ली ए। अब ये यहां से गति करता हुआ, कोई भी पार्टिकल है वो यहां से गति करता हुआ इस पॉइंट पर पहुंच गया, किस पे, बी पॉइंट के ऊपर, यहां पर पहुंच गया, ये बनाता हुआ। तो ये जो एंगल बना है इसी का नाम बाल को क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है। किसी पर्टिकुलर अक्ष के सापेक्ष ये पार्टिकल बिंदु ए से शुरू हुआ और कहां पहुंचा, बिंदु बी पर। तो इसने इतना भाग, इतना कोण इस केंद्र पर क्या कर लिया, आंतरित कर लिया। तो ये जो कोण उसने आंतरित किया है इसी का नाम क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है। इसी का नाम क्या होता है बच्चों, कोणीय विस्थापन होता है। अब आप अच्छे से जानते हो कि अगर ये एंगल में इतना चला हो और इसकी रेडियस अगर आर है तो ये चाप की फॉर्म में कितना चला होगा, एस के बराबर चला होगा। इसीलिए तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है। ये पढ़ा आप लोगों ने कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है। और जो कोण है इसका मात्रक जो है वो कितना निकल कर आता है, हम सब जानते हैं कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ऐसे जो जनरली हम लोग यूज करते हैं वो डिग्री भी करते हैं, घूर्णन भी करते हैं, लेकिन एसआई में इसका मात्रक क्या लिया गया है, रेडियन लिया गया। और ये एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक तो होता है बट इसकी विमा नहीं होती। यानी कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, विमाहीन क्वांटिटी होती है। कैसी होती है ये, विमाहीन क्वांटिटी होती है। ओके, तो आप बहुत बेसिक सी परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे कि कोणीय विस्थापन, तो किसी फिक्स अक्ष के सापेक्ष कण की कोणीय स्थिति में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो ये थीटा किसको इंडिकेट कर रहा है, कोणीय विस्थापन को। अब इसमें जो चीजें आपको और ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि कोणीय विस्थापन जो है वो अदिश राशि है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि अल्प कोणीय विस्थापन, अल्प कोणीय विस्थापन, तो अल्प कोणीय विस्थापन जिसे डी थीटा से डिनोट करते हो आप लोग, इसे क्या माना गया है, इसे सदिश माना गया। अब तुम्हें एक बात का तो पहले ही मैंने वेक्टर में बता दी थी ये सारी चीजें कि ये सारी की सारी जिनमें कोणीय वर्ड यूज होगा वो कैसी राशियां होती है, अक्षीय सदिश राशियां होती है। तो यहां पर अगर कोई सदिश वर्ड यूज करोगे तो वो कैसा होगा, अक्षीय सदिश राशियों वाला वर्ड यूज किया जाएगा। ऐसा क्यों है, वेक्टर में हमने इसके बारे में विस्तारित पढ़ा था कि कोई भी एंगल बना रही होती है उनको हम अक्षीय राशियां क्यों कहते हैं, वहां पे आपको अच्छे से मैंने समझा दिया था ये सारी बातें। तो अल्प कोणीय विस्थापन कैसा है, सदिश राशि है, और बड़ा कोणीय विस्थापन कैसा है, अदिश राशि। ठीक है, अब अगर आपको कोई ये पूछे कि एक चक्कर में कितना डिग्री एंगल बनता है, तो आप सबको पता है कितना बनेगा, 360 डिग्री एंगल बनता है, या आप यूं कह सकते हो 2 पाई रेडियन एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन। तो कोणीय विस्थापन के बारे में मैंने ये बेसिक जानकारियां आपको दे दी है। ठीक है, कि इसकी कैसी सदिश राशि है, ये अदिश है कि सदिश है, तो आपको बताना है अदिश, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो। और यदि वो अल्प कोणीय विस्थापन की बात करें तो हम कैसे काउंटर करेंगे इसको, सदिश में। और ये ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका क्या होता है, मात्रक तो होता है पर इनकी विमा नहीं होती है। अब जो आपका ये सूत्र आया है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, मैं इससे
रेखीय और कोणीय में संबंध भी निकाल सकता हूं। मैंने कहा था ना साथ साथ पढ़ेंगे हम। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में क्या संबंध है, तो बताइए क्या आएगा। रेखीय विस्थापन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो हम जानते हैं कि कोण इक्वल क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो यहां से S इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। ये इसका रिलेशन निकल कर आता है। कोण ये रेखीय विस्थापन है और ये कोणीय विस्थापन को R जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हमेशा। जब भी सर्कुलर के अंदर आप कहीं पर भी R देखो तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसी दूरी जो लंबवत काम कर रही हो, लंबवत दूरी होनी चाहिए। अदर कोई डिस्टेंस यहां पर मेजर नहीं की जाएगी। आगे भी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग, इसके बाद वो लेते हैं कोणीय वेग। क्या लेते हैं, कोणीय वेग काम में लेते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा से। तो हम कहेंगे कि कोणीय वेग, सबसे पहला कोणीय वेग की जो परिभाषा बनती है वो ये बनती है कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है उसे क्या कहा जाता है, कोणीय वेग कहा जाता है। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कोणीय वेग कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन पर सेकंड। अब पर सेकंड आ गया तो इसकी विमा विहीन तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो विमा आएगी इसकी। तो कितनी आएगी, m0 L0 t-1, ये इसकी विमा आ जाएगी। ओके, क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो है एक सदिश भौतिक राशि है। कौन सी सदिश भौतिक राशि है, ये अक्षीय सदिश भौतिक राशि है। अक्षीय सदिश भौतिक राशि है, अक्षीय सदिश भौतिक राशि है। ये छोटी छोटी बातें बनाई हैं लेकिन इनको आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये एक अक्षीय सदिश भौतिक राशि है। ओके, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी बच्चों, तो आप इसके नाम से ही पता कर सकते हो कि कैसी सदिश राशि है ये, अक्षीय सदिश राशि। तो कन्फर्म इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अक्ष के अकॉर्डिंग होगी, जो दाएं हाथ के नियम से हम निकाल सकते हैं। जैसे कोई पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन में है और ये चक्कर लगा रहा है, तो यहां से इसका जो ओमेगा होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरह से होगी। ये इस तरह से घूम रहा है, दाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। अंगुलियां घूमने की दिशा को बताएगी, तो लंबवत अंगूठा किसको बताएगा, अक्षीय सदिश राशि की दिशा को बताएगा। अब दूसरा, हम इसकी डायरेक्शन अगर ये क्लॉकवाइज घूमे तो कैसी जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। ओके, तो यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि अक्षीय सदिश राशि जो ओमेगा है वो डिपेंड करेगी बॉडी कौन सी डायरेक्शन में घूम रही है। जैसे सपोज यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, यहां पे कैसी घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन ऊपर और क्लॉकवाइज में डायरेक्शन नीचे होती है। क्लियर हो गया मामला, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब आगे चलिए आप लोग। आगे चलेंगे तो हम लोग कोणीय जो सदिश राशि है आपकी, इसके टाइप्स में पढ़ेंगे हम। कोणीय वेग जो आपका पढ़ रहे हो आप लोग, इसके टाइप्स देखेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला तो है ताक्षणिक कोणीय वेग। तो ताक्षणिक कोणीय वेग जो होगा बच्चों, वो असल में ये बताएगा कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर आपको वैल्यू निकालनी हो ओमेगा की, तो वो कैसे निकालोगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी अप्रोक्सीमेट 0। तो यहां से आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो ओमेगा इक्वल डी थीटा अपॉन डी टी। ये लीजिए, ये क्या आ गई आपकी, कोणीय वेग आ गया ताक्षणिक। अब ये मान पढ़ते क्यों हो, तो ये चर्चा तो हमारी बहुत बार हो गई कि जब भी हम ताक्षणिक मान पढ़ते हैं इसका मतलब थीटा वेरिएबल है, थीटा किसी ना किसी का फंक्शन है, टाइम का हो सकता है, पोजीशन का हो सकता है, इस तरह से किसी ना किसी का फंक्शन है। तो फंक्शन के कारण से हमें क्या करना पड़ता है, इसका अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, अब अगला देखिए आप, अगला स्टेटमेंट पढ़ोगे, एक समान कोणीय वेग, एक समान कोणीय वेग। तो एक समान जो कोणीय वेग होगा आपका ओमेगा, वो क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ओमेगा का मान अगर कांस्टेंट है तो हम लोग आराम से एक बात कह सकते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर कोणीय त्वरण काम नहीं कर रहा। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है। और अल्फा की वैल्यू 0 क्यों है, आगे चल के आपको समझ में आ जाएगी ये चीजें। एफ टी स्पर्श रेखीय बल का मान 0 है, स्पर्श रेखीय त्वरण का मान 0 है। याद रहे, त्वरण का मान 0 नहीं है, अभिकेंद्रीय त्वरण के रूप में यहां पर त्वरण काम करेगा। अभिकेंद्रीय त्वरण की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं, स्पर्श रेखीय त्वरण की बात कर रहा हूं।
एफ टी का मान स्पर्श रेखीय, ये कौन से त्वरण है? स्पर्श रेखीय। अब ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, समझ में आ जाएगा। और टॉर्क जो है बल आघूर्णन, इसका मान भी यहां पर क्या होगा? 0 होगा। ये सारी बातें कौन बताएगा? जब एक समान कोणीय वेग होगा, मतलब बॉडी कंटिन्यू अपनी ही पोजीशन के अंदर सेम टाइम इंटरवल में सेम थीटा क्या कर रही है? कवर कर रही है। जैसे 0 से 30 डिग्री जाने में अगर 2 सेकंड लगे तो 30 से 60 जाने में भी कितना लगेगा? 2 सेकंड ही टाइम लगेगा। इसलिए इसका ओमेगा क्या माना जाएगा? कांस्टेंट माना जाएगा। और उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय बल, अल्फा और टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ये जो सर्कुलर मोशन हुई है, इस सिचुएशन के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि वेग के लंबवत बल लगा होगा, केवल वेग की लंबवत। इसके कारण वेग की केवल क्या बदली थी? दिशा बदली थी, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला। आप जो इनमें से जो बातें निकाल सकते हो, वो बातें कौन सी निकाल सकते हो? ये भी निकाल सकते हो कि जब कोई पार्टिकल v वेग से गति कर रहा था तो उसके लंबवत क्या लगा था? बल लगा था। तो वो केवल किसको बदला? दिशा को, इसके परिमाण को नहीं बदला। इसीलिए इसका ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। ओमेगा क्या बना हुआ है? कांस्टेंट बना हुआ है। यानी कि आप जब ऐसी सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो इसमें मान लो कि आपने ये वेग ले लिया तो इसके लंबवत आपने क्या लगा दिया? बल लगा दिया। तो यहां पर केवल वेग की क्या बदल रही है बच्चों? डायरेक्शन बदल रही है। केवल और केवल क्या बदल रही है? इसकी डायरेक्शन बदल रही है। इस तरह से क्या नहीं बदलेगा? इसका परिमाण नहीं बदलेगा। और परिमाण नहीं बदलेगा इसका मतलब इसकी जो ये आपने सर्किल बनाया है, इस सर्किल के साथ यानी इसके समानांतर जो त्वरण होता है, बल होता है, उसे एफ टी कहते हैं, त्वरण को ए टी कहते हैं। इन्हीं की कारण से अल्फा आता है और इन्हीं के कारण से टॉर्क आता है। तो इन सब का मान कितना आ रहा है? 0 आ जाएगा इस कंडीशन के अंदर। इसीलिए ओमेगा क्या रहेगा? यहां पे कांस्टेंट रहेगा। अब अगला स्टेटमेंट आता है आपका असमान कोणीय वेग। असमान कोणीय वेग कि ओमेगा का मान वेरी कर रहा हो। तो अगर ओमेगा का मान वेरी कर रहा है तो एक बात जरूर ध्यान करना आप लोग, ओमेगा नॉट कांस्टेंट। एक बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि कोई ना बॉडी जो गति कर रही है उस पर स्पर्श रेखीय बल 0 नहीं है, ना ही स्पर्श रेखीय त्वरण 0 है, ना ही अल्फा 0 है और ना ही टॉर्क 0 है। हाँ, ये ओमेगा का सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं, ये तो बात की बात है। पर फिलहाल इस लाइन से हम ये स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि इनमें से किसी का भी मान 0 नहीं है। अब ये है कैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप यहां के हिसाब से इतनी बातें याद रख लेना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक मीनिंग और निकल रहा है कि जैसे ये बॉडी इस सर्किल में घूम रही है, इस तरह से इसकी वेलोसिटी है। पहले केवल फोर्स काम कर रहा था परपेंडिकुलर, तो इसे हमने अभिकेंद्रीय बल कह दिया, एफ कह दिया। लेकिन इस बार एफ टी भी काम करेगा, स्पर्श रेखीय त्वरण भी काम करेगा, यानी कि यहां पर ए टी भी काम करेगा। और पहले केवल कौन सा काम कर रहा था? एसी। तो अब यहां पर क्या हुआ है कि वेग का परिमाण भी बदल रहा है, वेग का परिमाण भी बदल रहा है और वेग की दिशा भी बदल रही है। दोनों कंडीशन अगर चेंज हो रही हो एक साथ सर्कुलर मोशन के अंदर, वेग का मान जैसे पहले 5 था, फिर 7 हो गया होगा, फिर 8 हो गया होगा, या घट रहा है तो पहले 5 से 3 हो गया, फिर 2 हो गया। इस तरह से भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बट हम इतना श्योर हो गए कि परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है, जब क्या हो? असमान कोणीय वेग हो। ठीक है, बात समझ में आ गई तुम्हारे को? ये सारी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। तो कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी लेवल पर पूछा जा सकता है। अब हमें एक चीज और देखनी है कि जब कोई बॉडी इस तरह से रोटेट करती है, इस तरह से, तो इसका ओमेगा है ऊपर की तरफ, अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, अब आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अगर ये असमान है तो बताइए अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, कोणीय त्वरण की डायरेक्शन क्या होगी? तो ध्यान रहे बच्चों, कोणीय त्वरण अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो कोणीय त्वरण ऊपर काम कर रहा है, यदि ओमेगा घट रहा है तो कोणीय त्वरण कहां काम कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है, क्योंकि कोणीय त्वरण भी एक अक्षीय सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी अक्ष के अकॉर्डिंग होती है। अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। ओके, तो छोटी सी बात आपको समझ में आ गई। कोई भी बॉडी कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ये डिसाइड ओमेगा करता है, अल्फा नहीं।
अल्फा तो केवल ये डिसाइड करता है कि बॉडी की जो मोशन है वो एक समान हो रही है कि असमान हो रही है, रोटेशन जो है वो उनका मामला समान है या असमान, इतना सा काम डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? अल्फा। वो कभी इसकी डायरेक्शन को डिसाइड नहीं कर सकता। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या आएगा। अगला पॉइंट है औसत। औसत कोणीय वेग। तो कोणीय वेग अगर एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं बच्चों? एवरेज के बारे में आपको पहले भी बता रखा है मैंने कि जब भी हमें एवरेज निकालना पड़े तो क्या निकालते हैं? कुल कोणीय विस्थापन डिवाइड बाय टोटल टाइम। इस विस्थापन में लगा हुआ टोटल टाइम, इस तरह से हम इसका क्या निकाल सकते हैं? एवरेज कोणीय वेग निकाल सकते हैं। या यूं भी कह सकते हो कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये भी किसको बताएगा? एवरेज ओमेगा को बताएगा। ओमेगा लिखते समय जरूर ध्यान रहे कि ऐसे लिखा जाता है, डब्ल्यू की तरह नहीं, थोड़ा सा पैर को ऊपर निकाला जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। सापेक्ष जो है, सापेक्ष को मैं थोड़ा रुक के देख लेता हूं, इससे पहले थोड़ी थोड़ी पिक्चर आपकी क्लियर होने लग जाए, उसके बाद देख लेंगे हम रिलेटिव को भी। अब हमने देखा एक चीज हमारे अच्छे से समझ में आ गई कि कोणीय वेग क्या है और कोणीय विस्थापन क्या है। मैं छोटी सी परिभाषाएं बता रहा हूं, फिर वापस आऊंगा मेरी चीजों पे। अब अगला जो पॉइंट ले रहा हूं मैं, एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं अपन। कोणीय त्वरण के बाद, कोणीय त्वरण से पहले मैं पढ़ाऊंगा कोणीय वेग, कोणीय वेग और रेखीय वेग में रिलेशन। रेखीय वेग में रिलेशन में संबंध। ओके, तो आपको पता है, आपने देखा था कि S बराबर क्या था? R थीटा था। इक्वेशन देखी थी। अगर मैं इसको दोनों तरफ से t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा बच्चों? d थीटा बाई डी टी। तो यहां से निकल जाएगा v इक्वल ओमेगा r। अब ये जो सूत्र आपके पास में आया है, ये तो ठीक है, बच्चों को सारा याद रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चा इसके अंदर सबसे बड़ा संकट में कब फंसता है? जब वो उसको ये लिखना पड़ता है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो वेक्टर फॉर्म में जब बच्चा लिखता है तो उसके सामने एक समस्या होती है। कई बच्चे तो इसको ऐसे लिख देते हैं, कई बच्चों के सामने ये संकट आ जाता है तो वो ये ऐसे भी लिख देते हैं। अब पूरी साल भर इन्हें घोड़ता रहता है वो कि कौन सा सही है, याद करता रहता है। तो ऐसी चीज़ों में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा लॉजिकल बातें बताता हूँ, उन्हें देख लीजिए आप। ये रिलेशन तो आराम से निकल जाता है कि v बराबर ओमेगा आर। तो देखिए कैसे है। मान लो, सपोज करो आप कोई बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है और मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इस तरह से आपने ये ले लिया आपका r। अगर वो इस तरह रोटेट कर रही है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ये होगी v, और इसका जो ओमेगा है वो किधर है? बाहर की तरफ है। तो आप क्या करोगे? चेक करो, देखें, v वेक्टर इक्वल r क्रॉस ओमेगा लिख दिया मान लो आपने, तो क्या सही लिखा कि गलत लिखा? तो बताओ, r किधर है? j कैफ में। ओमेगा किधर है? बाहर की तरफ है, तो पॉजिटिव k कैफ है। तो इन दोनों को जब क्रॉस करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? माइनस का प्लस का i आ जाएगा, क्योंकि j से k में जाओगे तो प्लस का i आएगा। तो प्लस का i आ गया, जबकि v की डायरेक्शन कैसी दिख रही है आपको? माइनस के i है। इसका मतलब ये तो गलत है सूत्र हमारा। अब इसमें चेंजेस क्या करें हम? चेंजेस ये करें कि अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं कि v इक्वल ओमेगा क्रॉस r, तो यहां से चेक करो ओमेगा किधर है? k कैफ में। r किधर है? j कैफ में है, मूल बिंदु से। तो ये आंसर किस में आ जाएगा? माइनस का i कैफ आ जाएगा। और इस डायग्राम से हमें पता भी चल रहा है कि वेलोसिटी किधर है? माइनस के i कैफ में है। मतलब ये वाला सूत्र क्या है? सही है। और ये वाला सूत्र क्या लिखा हमने? गलत लिखा है। तो ऐसे लॉजिकल चीजों को सीख लिया करो, इसे बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी जगह लगाइए कोणीय के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, आ गई बात तुम्हें समझ में? इस तरह आप त्वरण में भी ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। तो एक तो आपको ये चीज याद रखनी होती है, कई बार तो इसको सीधा पूछ भी लेते हैं, और जब न्यूमेरिकल करोगे तब भी आपके ये काम आएगा। तो यहां से निकल कर आया v ओमेगा r। अब ये रिलेशन बता क्या रहा है? किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? तो जरा देखिए इसको, किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? आपका सूत्र आया v बराबर ओमेगा r। इससे हमें एक बात पता चलता है कि अगर r का मान वेरी करेगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगी? वेरी करेगी। जैसे मान लो ये कोई सर्किल मैंने बना लिया इस तरह से,
अब यहां पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है ए पे, कोई पार्टिकल बी पे रख दिया, कोई पार्टिकल सी पे रख दिया, तो इन सभी पार्टिकलों की इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? जैसे इसकी होगी va, इसकी कितनी आई vb, इसकी कितनी आई vc, बट सबका ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। सबका ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप ओमेगा को बदल नहीं सकते हो, वो तो कर सकते हो, वैसे केस अलग आते हैं, लेकिन हम जो सिंपल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं उनमें हम ये मान रहे हैं कि पूरी बॉडी का ओमेगा क्या है? सेम है। अब बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर आपको कैसे पता चला कि सेम है? इन सबका ओमेगा सेम और आपने ये कह दिया कि v अलग अलग है, आपको पता कैसे चला इस बात का? तो देखिए मैं बता देता हूं कैसे पता चला मुझे। यहां से देखिए, आप ये लिया आपने, ये ए पॉइंट ले लिया बच्चों, ये बी ले लिया आपने, और ये पॉइंट आपने सी ले लिया, ये ए पॉइंट लिया है। अब ये गति करते हुए इस जगह पहुंच गए, मान लो सपोज करो आप, तो अब आप कहोगे कि ये जो ए था वो ऐसे करता हुआ यहां आ गया, बी था वो ऐसे चलता हुआ यहां आ गया, और सी यहां पहुंच गया। तो आप खुद ही मुझे एक लॉजिकल बात बताओ कि क्या इन सबका चाप सेम है? क्योंकि चाप ही तो है, अरे चाप ही तो होगा इसका रेखीय वेग, चाप में परिवर्तन की दरी तो रेखीय वेग होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी जो थी, ये इसे आपने अगर S1 कहा है तो इसे S2 कहिए और इसे S3 कहिए। आप खुद लॉजिकली बात समझकर बताइए कि यार सबका S सेम है, सबने S बराबर कवर करिए। नो, सबसे बड़ा S किसका आ रहा है? चाप सबसे ज्यादा किसका? 1 का, फिर 2 का, और सबसे छोटा 3 का। ठीक है, इसका मतलब इन सभी का जो रेखीय वेग में परिवर्तन है वो भी सेम नहीं है, यानी स्थिति में परिवर्तन सेम नहीं है। तो आप कहोगे V1 सबसे बड़ा है, V2 और V3 सबसे छोटा है। तो एक लाइन क्लियर हो गई आपकी। लेकिन एक लॉजिकली बात सोचो कि ये सभी पॉइंट सबका सेम क्या बन रहा है? थीटा, क्योंकि सरल रेखा पर जो कोण बनेगा वो तो सेम ही तो बनेगा। तो पूरा का पूरा कितना एंगल बन रहा है? सभी पॉइंट, ए को ले लो, बी को ले लो, सी को ले लो, सब थीटा ही बना रहे हैं। तो थीटा अगर बना रहे हैं और टाइम सबका सेम है, तो बताइए ओमेगा सेम आएगा कि नहीं आएगा? तो ओमेगा सबका क्या आ गया बच्चों? सेम आ गया। बट ये जो है वो सेम नहीं आया, क्योंकि टाइम तो सबका सेम था बट डिस्प्लेसमेंट सबका सेम नहीं है, इसलिए वेलोसिटी वेरी करेगी। अब इसी बात को हम लोग क्या करते हैं याद रखवाने के लिए, क्योंकि बच्चा लॉजिकली चीजों को कम पकड़ते हैं, इसलिए क्या होता है हम लोग इसको ऐसे कह देते हैं कि बच्चों देखिए v बराबर क्या होगा? ओमेगा आर। एक बॉडी के लिए ओमेगा कांस्टेंट, तो जैसे जैसे सेंटर से दूरी बदलेगी वैसे वैसे वेग भी बदल जाएगा, यानी जिसका आर ज्यादा उसका वेग भी ज्यादा। इस तरह हम लॉजिकल बनाकर इस चीज को याद करवा देते हैं और आप लोग याद कर लेते हो। और फिर इस हिसाब से देखा जाए तो देखो इसकी रेडियस तीख सी है, छोटी सी रेडियस है, इस वाले की रेडियस बड़ी है और इस बाहर वाले की रेडियस सबसे बड़ी है, तो सबसे ज्यादा वेग किसका हो गया? सी वाले का। और यही किया है मैंने, अरे यही तो किया है, सी वाले का वेग ही तो सबसे ज्यादा लिया है। तो लॉजिक बात तो है ये, और ऐसे बिना लॉजिक अगर याद करो यहां पे तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक चीज और पूछ लेते हैं इसके अंदर, मैं बता ही देता हूं लगे आप, कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि v ना बदले बट ओमेगा बदल जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या कि ओमेगा क्या हो? बदल जाए? ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? तो लॉजिकली बात देखो आप लोग, जैसे सपोज करो आप किसी बस में जा रहे हो, ऐसे ये बस आपकी है ना, और इसमें आप बैठे हुए हो, ये बैठे हुए हो, बस जा रही है आपकी सपोज वी रफ्तार से। किससे जा रही है? बस आपकी वी रफ्तार से जा रही है, इस तरह से ये वी रफ्तार से जा रही है। तो एक बात देखो आप लोग कि जो भी वस्तुएं हैं वो क्या करेगी? सब की सब सेम डिस्टेंस कवर करने वाली है। अरे वो भी तो वीटी की डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे यहां पर मान लो कोई पेड़ खड़ा हुआ है, यहां पर कोई पेड़ खड़ा था ऐसे इस लाइन पे, इस लाइन पे भी एक पेड़ खड़ा हुआ है, इसी लाइन पे ठीक सेम लाइन पे ये खड़ा हुआ है, ये पेड़ ए है और ये पेड़ बी है। तो मुझे लॉजिकली बात आप ये समझाओ कि जब आपकी बस आगे की तरफ वी वेग से जा रही है तो ये पेड़ आपको किधर जाता हुआ दिखेगा? पीछे जाता हुआ दिखेगा। कौन सी साइड में जाता हुआ दिखेगा? पीछे। किस रफ्तार से?
v रफ्तार से, और ये भी किस रफ्तार से, v रफ्तार से पीछे जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि अलग अलग तो नहीं दिख सकते ना, सेम दिखेंगे। तो इसके द्वारा t टाइम में कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप फटाक से बोलोगे सर ये t टाइम में vt डिस्टेंस कवर कर लेगा, आपको vt डिस्टेंस पीछे जाता हुआ दिखेगा ये। तो सपोज ये t टाइम में कहां पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया। मैं और बना देता हूं एक डायग्राम, आगे ले लीजिए इसको। हमारा लॉजिक क्या चल रहा है, हमारा लॉजिक ये चल रहा है कि सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि वेग ना बदले और क्या बदल जाए, ओमेगा बदल जाए। तो यहां से लॉजिकल बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो मामला है, ये वाला ये पेड़ पीछे जाता हुआ दिखेगा v वेग से, दूर वाला पेड़ भी v वेग से पीछे जाता हुआ दिखेगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब जरा सपोज करो t टाइम बाद में आपकी बस जो है वो यहां पहुंच गई, तो जितनी बस ने आगे पहुंची है पेड़ आपको उतना ही पीछे दिखेगा। पहले वाली लाइन ये लाइन ली थी अपन ने ठीक सामने वाली। अब आपको पेड़ जो है वो कहां दिखेगा, ये देखिए यहां वाला पेड़ मान लो डिस्टेंस कवर करता हुआ यहां पहुंच गया, इस बिंदु पे पेड़ नहीं गति करता है बट हमें दिखाई देगा, इस पॉइंट पर आ गया ये। दूसरे वाला जो पेड़ है उसने भी सेम डिस्टेंस कवर करी होगी, तो वो भी इसी लाइन पे आया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की सेम थी, पीछे जाती हुई दिख रही थी हमारे को। ये लीजिए, और आदमी यहां पर बैठा हुआ है, तो यहां से एंगल बनाइए आप इसके साथ, और इससे भी एंगल बनाइए आप। अब खुद ही बताइए किसका ज्यादा थीटा बन रहा है। इसका थीटा बना है वो θ2 ले लिया, और ये एंगल बना है θ1। टाइम दोनों का सेम है, टाइम दोनों का सेम है, तो बोलो क्या लिखोगे आप, ω2 इक्वल θ2/t, ω1 इक्वल θ1/t। तो आपको पता है कि θ1 बड़ा है किससे, θ2 से। इससे हमें यह समझ में आ गया कि ω1 ज्यादा है किससे, ω2 से। और ऐसा आपने प्रैक्टिकली बहुत बार महसूस किया है कि जब भी हम किसी बस में गतिशील होते हैं तो हमें हमारे पास वाली चीजें तेजी से जाती हुई दिखती है। जैसे बस जा रही है आपके, और बस में अगर आपके पास में कोई पेड़ खड़ा हुआ है, रोड के पास में अगर कोई पेड़ खड़ा हुआ है तो वो हमें तेजी से पीछे जाता हुआ दिखता है, लेकिन हम दूर कहीं देखते हैं तो हमें लगता है कि वो वस्तु धीरे धीरे दूर जा रही है हमसे, धीरे धीरे क्या जा रही है, पीछे जा रही है। कभी भी करके देख लेना ऐसा प्रैक्टिकल, तो मैंने मैथमेटिकली ये चीज प्रूव कर दी कि ऐसा क्यों होता है। जबकि यहां पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो केस तो बच्चों दोनों संभव है। अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो करना क्या चाहता है। हालांकि ऐसी चीजें बच्चा पढ़ता नहीं है, सिंपल बच्चा केवल इतनी स्टडी करता है कि आर बदल गया तो कोण बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा। बट हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रखकर ओमेगा को भी बदल सकते हैं। देखिए पहले दोनों पेड़ एक लाइन के ऊपर थे, फिर दोनों पेड़ों ने सेम डिस्टेंस कवर करी, तो मैंने क्या किया, दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करा दी। कितनी, जरा देखिए डिस्टेंस अलग है क्या, आप कह रहे हो ये भी VT है और ये भी कितनी है, VT है, बट आदमी के साथ दोनों के एंगल क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। आप स्केल लेके भी इसको बना सकते हो आराम से, बिल्कुल ऐसा कैसा डायग्राम बनेगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आया बच्चों, यहां से हमें यह समझ में आ गया कि यहां पर ω1 ज्यादा है और ω2 कम है। तो और जबकि दोनों की वेलोसिटियां, इसकी भी v है और इसकी भी v है। हमें ऐसा एहसास होता है जब आप सड़क पर गति करते हो तो पेड़ पौधे पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, और उन दिखाई देने में अब कभी गौर करके देखना, पास वाली वस्तुएं तेजी से जाती हुई दिखेगी और दूर वाली धीरे धीरे दिखेगी। इसका मतलब इन्हीं डायग्राम में ओमेगा क्या आ गया, अलग अलग प्राप्त हो गया। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलें आगे। तो हमने इसके अंदर क्या स्टडी कर ली, इसमें ये स्टडी कर लिया ताक्षणिक क्यों पढ़ते हैं हम लोग। जब भी वेरिएबल की बात आएगी ताक्षणिक से काम होगा। सम्मान का मतलब, इससे हमें पता चल जाएगा कि ऐसे सिचुएशन में अल्फा, FT, AT, टॉर्क ये काम नहीं कर रहे। असमान का मतलब ये सब काम कर रहे हैं, असमान कोणीय वेग का। और औसत के बारे में भी हमने स्टडी कर ली और हमने रिलेशन भी देख लिया। तो हमारे पास जो रिलेशन निकल कर आया वो क्या आ गया, ω/r। अब इनकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, मैंने वो भी मैथमेटिकली प्रूव कर दी कि अगर जब कभी कंफ्यूज हो जाओ कि r पहले आएगा कि ओमेगा, तो चेक कर सकते हो। ओके, और यहां पर यह भी बता दिया कि ओमेगा भी वेरी कर सकता है, ये रहा, इस सिचुएशन में देख लीजिए आप आराम से। और
यहां पर मैंने ये भी बता दिया कि वेग वेरी क्यों करता है सिंपल केसों में। अब यहां पर जो सिचुएशन है, यहां पर हम क्या करते हैं, ओमेगा को कांस्टेंट लेते हैं। तो ओमेगा कांस्टेंट ले रहे हैं, आर सबका वेरी कर रहा है, तो उसी रेशियो में हमने वी को वेरी करवा दिया, क्योंकि यहां सबकी वेलोसिटियां अलग अलग ले रहे हैं, घुमाने वाला पॉइंट कोई एक है। तो और इसमें हमने क्या किया है, वेलोसिटी सेम ली है और ओमेगा को वेरी करवाया है। ओके, आई थिंक तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, एक छोटा सा बिंदु और स्टडी कर लेते हैं, कोणीय त्वरण के बारे में। फिर चलेंगे हम अपनी कहानी के लिए कि ये ऐसा होता क्यों है। बेसिक परिभाषाएं मैं क्लियर करवा देता हूं आपकी। कोणीय त्वरण, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, और अल्फा इक्वल क्या आएगा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, अक्षीय सदिश राशि है। परिभाषा क्या बनेगी, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। किसमें परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कोणीय त्वरण। जब मैं इसको सर्कुलर मोशन को खोलूंगा ना, तब ये चीजें सारी क्लियर हो जाएगी कि ऐसा परिभाषा दी क्यों जाती है। पहले थोड़ा सा आइडिया तो लगे आपको हल्का सा कि होता क्या क्या है इसके अंदर। अब पहला पॉइंट इसके लिए, ये कैसी राशि है, एक अक्षीय सदिश राशि है, अक्षीय सदिश राशि है। अब आपके दिमाग में फट से एक बत्ती जलनी चाहिए कि अक्षीय सदिश का मतलब इसकी डायरेक्शन भी कैसी होती है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। दूसरी बात कि इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया, पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी बीमा क्या आ गई बताइए जरा, m0 t0 l0 l0 t-2, ये इसकी बीमा आ गई। ओके, ये छोटी छोटी बातें तो वैसे भी आप याद कर लोगे, ठीक है। अब आगे जो मैटर चलेगा वो ये चलेगा कि इसमें तात्क्षणिक मान है। तो तात्क्षणिक मान तो हमें जब पढ़ना है जब ओमेगा क्या कर रहा हो, लगातार वेरिएबल हो। तो अल्फा इंस्टेंट इक्वल, खैर इस लेवल के क्वेश्चन तुम्हें बहुत कम पूछे जाएंगे, फिर भी देख लीजिए आप कैसे निकाले जाते हैं, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। ये लीजिए, अब इसमें एक समान, असमान, ये जो चीजें हैं, तो असमान कोणीय त्वरण के बारे में जनरली पूछा नहीं जाता है, क्योंकि असमान जो कोणीय त्वरण होता है फिर उससे न्यूमेरिकल की जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन बेस पूरी की पूरी आ जाती है। जेई सेक्टर में ये पूछ लेते हैं, लेकिन मेडिकल सेक्टर में बहुत कम चांस बनते हैं। फिर भी अगर आप चाहोगे तो मैं ये करवा देता हूँ, अल्फा कैसा हो, एक समान हो। इसमें बहुत छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर अल्फा एक समान हो तो यहाँ पर न्यूटन की इक्वेशन लागू हो जाएगी, न्यूटन की समीकरण लागू हो जाएगी, लागू होगी। ओके, बस ये एक ही काम की बात है कि अगर अल्फा एक समान हुआ तो वहां पर न्यूटन की समीकरणें लागू हो जाएगी। कैसे लागू होगी ये देख लीजिए थोड़ा सा। हम लोगों ने विस्थापन लिया s, किसके अंदर लिया था, ये रेखीय गति में विस्थापन s लिया था, तो कोणीय गति में कौन आ जाएगा इसकी जगह, थीटा आ जाएगा। ये तो रेखीय के लिए है बच्चों, और ये आ जाएगी इधर वाली कोणीय के लिए। हमने वहां पर प्रारंभिक वेग u लिया था, तो यहां पर प्रारंभिक वेग ओमेगा नोट आएगा। हमने v लिया तो यहां पर ओमेगा आ जाएगा। हमने वहां पर त्वरण लिया a, तो यहां पर अल्फा आ जाएगा। हमने यहां पर मास लिया m, तो यहां पर क्या आता है I, जड़त्वा गुणन, जो फिलहाल अभी यूज नहीं होगा, घूर्णन गति में होगा। हमने वहां पर फोर्स लिया तो यहां पर टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनके समकक्ष वैल्यूएं होती है अगर आपको देखना हो तो इससे इक्वेशन कैसे बनेगी, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, इसको सर्कुलर में चेंज करो तो ओमेगा इक्वल ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी बन गई है। ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन बनकर आ गई। इससे बेस वो प्लस माइनस वाला तो सब सिस्टम यहाँ पर भी काम ले सकते हो आप वेक्टर फॉर्म में। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी थीटा इक्वल ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, वो वेक्टर फॉर्म वाला सारा सिस्टम यहाँ पर भी लागू हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगी इसकी, वो आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर इक्वल ओमेगा नोट स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा थीटा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। इस तरह से आप इक्वेशन न्यूटन की यहाँ पर लागू कर सकते हो। तीनों की तीनों समीकरण मैंने लिखवा दी है। कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, तो वो तो क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी सारी बातें कैसे लगती है ये समीकरणें। फिलहाल आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। कब लगेगी ये? जब अल्फा क्या होगा, एक समान होगा, अदरवाइज ये नहीं लगेगी। ओके, अब देखिए अगली बात कि अल्फा की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे डिसाइड की जाती है। बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, एक चीज सीख लेते हैं कि कोणीय त्वरण की डायरेक्शन दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं वस्तु के घूमने के हिसाब से। तो ये गलत बात है। कैसे गलत बात है वो देखिए आप। जैसे मान लो कोई बॉडी ऐसे घूम रही है और इसका ओमेगा ऊपर की तरफ है। अब अगर इसका ओमेगा बढ़ रहा है तो इसका मतलब अल्फा इसको सपोर्ट कर रहा है, अल्फा की डायरेक्शन हो जाएगी। बट अगर ऐसा हुआ कि ठीक है डायरेक्शन तो यही है, घूम तो ऐसे ही रहा है, ओमेगा भी ऐसे ही है, बट ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज करने के लिए बताइए अल्फा सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? कन्फर्म अपोज करेगा इसका। तो अपोज करेगा तो डायरेक्शन किधर आ जाएगी इसके नीचे। मतलब अल्फा के खुद के हाथ में नहीं होता है कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ काम करेगी यानी ओमेगा की तरफ काम करेगी या उसके विपरीत काम करेगी। ये तो डिपेंड करेगा हम सिचुएशन क्या देख रहे हैं। जैसे ओमेगा बढ़ रहा है तो सपोर्ट कर रही है तो सेम डायरेक्शन हो जाएगी, अपोज हो रहा है, घट रहा है ओमेगा तो विपरीत डायरेक्शन हो जाएगी। हाँ, ये कहना ठीक है कि अगर कोई बॉडी घूम रही है तो दाएं हाथ के नियम से इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। होगी अक्ष के अकॉर्डिंग ही, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी डायरेक्शन हो जाएगी, होगी तो यही इसी अक्ष के अकॉर्डिंग होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है वो डिपेंड करेगा ओमेगा के मान पर कि वो घट रहा है कि बढ़ रहा है। ओके, अब इसके आगे हम लेंगे असमान। तो इसमें आप छोटी सी बात याद रखना कि अगर असमान कोणीय त्वरण कहीं आ गया तो इसका मतलब अब पूरा का पूरा क्वेश्चन किससे हल होना है। बस जो लाइन आपके काम की है बता देता हूं। वो क्वेश्चन या तो समाकलन से हल होगा या अवकलन से हल होगा। इसलिए जनरली आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो क्वेश्चन किससे हल होगा, समाकलन से या अवकलन से, फिर डायरेक्ट हल होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए असमान कोणीय त्वरण के बारे में कुछ चर्चाएं आपसे नहीं करवाई जाती है, क्योंकि वो करवाने के लिए आपके पास वनडी पड़ी है ना, असमान त्वरण से पूछ लेता है वहां पर क्वेश्चन। अब इसके बाद में औसत की बात करें अगर, तो औसत कोणीय त्वरण देखिए बच्चों, तो एवरेज में तो वही बात आपको याद रखनी है, टोटल ओमेगा कुल कोणीय वेग और वेग को कवर करने में लगा हुआ टाइम, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, वी अल्फा एवरेज आ जाएगा। क्लियर बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब लास्ट पॉइंट क्या है अपना, रिलेटिव। थोड़ा मैं रुक के बताऊंगा अभी आपको, थोड़ी सी और आपको पकड़ आ जाए इसके ऊपर। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन से पॉइंट के ऊपर, रेखीय और कोणीय में संबंध। रेखीय व कोणीय त्वरण में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। हम इतना तो पढ़ चुके थे कि v बराबर क्या होता है, ओमेगा आर। थोड़ा सा और कर लेते हैं, dv बाई डी टी इक्वल डी ओमेगा अपॉन डी टी, आर कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो बोलो क्या बन जाएगा ये, ए इक्वल आर अल्फा। अब कौन सा किस में से क्या होना है तो वो तो आपको पता ही है, कैसे सोल्व करोगे इसको। ओके, यहाँ से देख लीजिए ना आप, जैसे मान लीजिए आपने ये सिचुएशन ले ली, कोई बॉडी का आप ऐसे कह रहे हो, एक ऐसे है, इसे इस पर से त्वरण बोलेंगे हम, ये आर है, तो ऐसे अगर घूम रही है तो अल्फा बाहर की तरफ है, तो बताओ क्या करोगे। अल्फा अगर बाहर की तरफ है तो जे क्रॉस के करोगे या के क्रॉस जे करोगे, तो के क्रॉस जे करेंगे हम, तो हम ऐसे लिखेंगे फिर अल्फा क्रॉस आर। चेक कर लो इसको, लिख के देखें क्या आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता चल जाएगा तुम्हारे को। माइनस का आई चाहिए अपने को, ठीक है। हो गया इतना सा काम, तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। तो एक मोटी मोटी पिक्चर आपको ये बन गई कि हम यहाँ पर 3 बातों की स्टडी करने वाले हैं। देखिए वो बातें कौन कौन सी है। फर्स्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं वो करेंगे थीटा के बारे में, ठीक है बच्चों। और दूसरा हमने स्टडी करी किसके बारे में, ओमेगा के बारे में। तीसरी स्टडी हमने करी किसके बारे में, अल्फा के बारे में।
अब हम ये देखते हैं कि अल्फा आता कैसे है, अल्फा जनरेट कैसे होगा किसी भी चीज में, अल्फा आएगा कैसे? क्योंकि अल्फा तभी आ सकता है जब आपके पास पहले से रेखीय क्वांटिटियां मौजूद हो। अगर रेखीय क्वांटिटी अगर आपके पास मौजूद हो तो अल्फा आ सकता है। तो मैं इसमें जाने से पहले आपको एक छोटा सा सिस्टम दिखाता हूं और उसमें बताता हूं सर्कुलर मोशन होती कैसे है, क्या क्या ऐसी सिचुएशनें हमारे सामने बन के आती है। देखिए आप, अब चलता हूं मैं वापस सर्कुलर मोशन की बेसिक चीज़ों पे। सर्कुलर मोशन में एक नाम सुनोगे आप लोग बहुत ही ज़्यादा, आवर्ती और आवर्तकाल। तो पहले मैं आपको आवर्तकाल की परिभाषा सिखाता हूं क्या होता है। जैसे ये देखिए डायग्राम, आपको ये कोई सर्कुलर मोशन हो रही है, जैसे ये लीजिए पूरा कर लिया इसने सर्कुलर मोशन कवर। अब यहां से ये देखिए ये बॉल क्या कर रही है, एंगल दिख रहा होगा आपको पूरा का पूरा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं और बड़ा कर देता हूं इसको। अब देखिए आप आराम से पूरे सेटअप को। ये सिचुएशन हमने देखी थी। अब यहां से आप आगे देखिए इसको कि ये जो मामला इसका है, ये बॉल जब घूमती हुई नीचे आएगी, ये देखिए आप पूरा सेटअप, ये देखिए ये 180 घूम गई, इसके आगे ये 180 घूमने के बाद में ये देखिए पूरा का पूरा क्या हो रहा है, एक सर्किल कवर हो गया, ये बॉल वापस यहां पहुंच गई। ओके, ये देखिए यहां से ये बॉल यहां पहुंची है पूरी की पूरी। तो इस प्रोसेस में यहां पर देखिए, इसको मैं समझाता हूं कि ये बॉल जैसे इनिशियल पोजीशन ये थी पहले आपकी, ये आपने इनिशियल पोजीशन ली, यहां से घूमकर जब बॉल ऐसे करती हुई वापस यहां पहुंची, तो इस एक चक्कर में जो टाइम लगा उसी का नाम क्या होता है बच्चों, आवर्तकाल होता है। तो छोटी छोटी बातें आपके यहां पर और काम आने वाली है, वो भी देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आवर्तकाल क्या होता है। तो आवर्तकाल के लिए आप कहोगे कि सर्कुलर पथ में 360 डिग्री चलने पर, जैसे ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये देखिए पूरा, वापस देख लीजिए आप यहां से, ये थी। अब इस गेंद को देखना आप गौर से, ये गेंद पूरी की पूरी क्या कर रही है, ऐसे घूम रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती भी जा रही है, घूमती भी जा रही है, और ये पहुंच गई यहां पे। अब जो टाइम लगा, यानी इस एक चक्कर में जितना जो टाइम लगा उसी का नाम क्या होता है, आवर्तकाल होता है। बच्चे इसमें बहुत बार उल्टे सीधे तरीके की परिभाषा याद कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कैसी, फिर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, सर आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो आवर्तकाल का मतलब ये बॉल बेटा जो एक चक्कर पूरा कर ले, इसमें जो टाइम लगा उसी का नाम क्या होता है, आवर्तकाल। यानी वर्तीय पथ में आप यूं कह सकते हो कि वर्तीय पथ में एक चक्कर, ये ध्यान रखना, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय, यहां लिख देता हूं मैं, लगा समय क्या कहलाता है बच्चों, आवर्तकाल कहलाता है। तो एक परिभाषा आपकी क्लियर होगी आवर्तकाल की, कि आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो एक साइकिल के अंदर जो लगा समय वो आवर्तकाल कहलाता है। अब देखिए आप एक चीज और समझने की कोशिश करें, आवर्ती की परिभाषा समझने की कोशिश करें, आवर्ती किसे कहते हैं। यहां से देखिए इसको, ये बॉल क्या कर रही है, सर्कुलर के अंदर चक्कर लगा रही है, ये बॉल क्या कर रही है, सर्कुलर में क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब मैंने एक कोई पॉइंट यहां फिक्स कर लिया, ऐसे पॉइंट फिक्स कर लिया, और मैंने टाइम देखना शुरू कर दिया, टाइम नोट करना शुरू कर दिया, और मैंने ये देखा कि ये जो बॉल है वो एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी बार गुजर जाती है, इस पॉइंट से, जिसको मैंने यहां पर इंडिकेट किया है। जैसे सपोज करो मैंने इसको ए पॉइंट ले लिया, अब मुझे कोई पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, आवर्ती किसे कहते हैं,
तो आवर्ती का मतलब बच्चों ये होता है एक सेकंड में लगाए गए, प्रति सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। तो ये आ जाएगी 1 सेकंड और ऊपर आ जाएगी चक्रों की संख्या। एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। पिछले वाले में हमने ये देखा था कि प्रति सेकंड, पिछले वाले में हमने ये ध्यान रखना, पिछले वाले का आवर्तकाल को परिभाषित करने के लिए मैंने आपसे एक लाइन कही थी कि ये एक साइकिल, ये एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। अब आवर्ती की परिभाषा क्या बनी है? एक सेकंड में ये कितनी बार गुजर गया, वो क्या कहलाता है? आवर्ती कहलाती है। क्लियर है बात? यानी कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि आवर्ती और आवर्तकाल क्या चीज है। यहां से भी देख सकते हो आप, इसका भी यहां पर भी अपन ने दे रखा है, काफी कुछ पढ़ लिया। छोटी छोटी पहले परिभाषाएं सीखी हमने, थोड़ा सा नॉलेज लिया इस टॉपिक का। अब हम इसको डायग्रामेटिक चलेंगे और मैं हर एक चीज को समझाऊंगा कि ऐसा सोच क्यों रहे थे हम। देखिए आप आगे, ये रहा, यहां पे देखिए आप इसका माजरा। अब ये जो देखिए आप इसमें कोई फिक्स पॉइंट कर लीजिए और फिक्स पॉइंट के ऊपर ये देखिए कितना स्पीडली चक्कर लगा रहा है। ये आप इसको एक काम करें, फिक्स पॉइंट कर लो यहाँ पे। जैसे मैंने ये कर लिया, ये कोई फिक्स पॉइंट कर लिया मैंने। अब आप टाइम देखना शुरू करो और एक सेकंड के अंदर ये इसमें से कितनी बार निकल जाए, ये जो बॉल घूम के आ रही है ये कितनी बार इसमें से गुजर जाए, वो ही क्या कहलाएगा? आपका टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, ये इसमें से कितनी बार ऐसे गुजर गई। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आवर्ती का मतलब एक सेकंड में ये कितनी बार चक्कर लगा गई, वो तो होती है आवर्ती। आवर्तकाल का मतलब एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा। तो अब चलते हैं हम लोग इसके अगले कंसेप्ट की ओर। जैसे ये देख लीजिए आप, सर्कुलर मोशन होती क्यों है, यहां से अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो। ये देखिए आप, सर्कुलर मोशन इस तरह से चल रही, ये होती है सर्कुलर मोशन। ऐसे इसको एक समानुवर्ती गति कहा जाता है। अब चलते हैं थोड़ी सी चर्चा के ऊपर करते हैं अपन लोग इस पर कि है क्या, माजरा क्या है। जो इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं सर, तो थोड़ा सा इसको समझा भी लेते हैं कि है क्या ये। अब देखिए, सबसे पहले चर्चा करता हूं मैं वेग पर। यहां से पूरा खेल बनेगा और यहीं से दो प्रकार की बढ़ती गति आएगी। अभिकेंद्रीय त्वरण भी आपको यहां से समझ में आएगा और सारी चीजें यहीं से समझ में आने वाली है आपको कि है क्या ये। तो वेग के पास देखिए कि वेग एक सदिश भौतिक राशि है, इसलिए इसके पास में दो चीजें होती है, एक परिमाण और एक होती है दिशा। अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि यदि कोई भी बल या बल का कोई कंपोनेंट, बल या बल का कोई कंपोनेंट वेग की दिशा में काम कर रहा हो, जैसे ये देखिए आप, ये कोई बॉडी है और इसका वेग इस डायरेक्शन में है, तो इधर कोई फोर्स या फोर्स का घटक इधर काम कर रहा हो, तो बताओ क्या बदलेगा? परिमाण बदलेगा। इस मामले में मेरी खूब लंबी चौड़ी चर्चा हो चुकी थी। क्या बदलेगा? परिमाण बदलेगा। लेकिन अगर कोई फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट, घटक अगर इस साइड में काम करा तो क्या बदलेगी? दिशा बदलेगी। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, कोई एक घटक इधर काम कर रहा है और कोई एक घटक इधर काम कर रहा है, तो दोनों बदलेंगे, परिमाण भी और दिशा भी। इतनी स्टोरी हमें समझ में आ गई बच्चों। तो इसमें जो हमने एक वर्तीय गति को दो भागों में बांटा है, एक समान वर्तीय गति और असमान वर्तीय गति। वो क्यों हुआ ऐसा? देखिए, हमने वर्तीय गति को दो भागों में बांटा है। वर्तीय गति को दो भागों में बांटा है। पहला बांटा है एक समान और दूसरा भाग लिया है इसका असमान। पहला भाग लिया है एक समान और दूसरा भाग लिया है असमान। तो याद रहे एक बात कि यदि वेग की केवल दिशा बदल रही है
तो कौन सी है? वेग की केवल दिशा बदले, वेग की केवल दिशा बदले, वेग की केवल क्या बदले? दिशा बदले। तो फिर कौन सी वर्तीय गति आएगी बच्चों? एक समान वर्तीय गति आएगी। और अगर दिशा के साथ साथ परिमाण भी बदले, यानी कि दोनों बदले, परिमाण भी बदले प्लस दिशा भी बदले, दोनों कंडीशन एक साथ हो रही हो, तो आएगी असमान वर्तीय गति। तो एक मोटी सी पिक्चर आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि अगर मैं इन दोनों की बात करूं, एक साथ मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि थोड़ा अच्छा समझ में आए। जैसे कोई पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर के अंदर घूम रहा है यहां से, और ये कोई पार्टिकल है, ये इसकी वेलोसिटी है, इसके परपेंडिकुलर केवल फोर्स काम किया, तो अब यहां पर वेग का परिमाण नहीं बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो इसका मतलब ये गति कैसी होगी? एक समान वर्तीय गति होगी। अगर कोई पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है सपोज, और आपने कह दिया कि ये कोई बॉडी है, इसकी ये भी रफ्तार है, और इसी दिशा में एक बल काम कर रहा है, स्पर्शरेखीय बल कह देते हैं हम इसको, और ये लीजिए एक बल किधर काम कर रहा है? केंद्र की तरफ। तो यहां पर देखिए Fc क्या करेगा? दिशा बदलने का काम करेगा। Ft क्या करेगा? इसका परिमाण भी बदलेगा। तो Ft जब इसका परिमाण बदलेगा तो इसका मतलब यहां पर परिमाण और दिशा दोनों बदलनी है। तो ऐसी सिचुएशन आएगी वो असमान गति के अंदर आ जाएगी, ऐसी सिचुएशन होगी वो किस में आ जाएगी? एक समान वर्तीय गति में आ जाएगी। अब इसकी विस्तृत चर्चा